हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी एएमसी के नए म्यूचुअल फंड एचडीएफसी फार्मा और हेल्थ केयर फंड के बारे में, जिसको कि कंपनी ने आजकल लॉन्च किया हुआ है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई क्या हमें इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या इसके कोई ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। तो सभी बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम इस फंड के बारे में हाई लेवल डिस्कशन करें तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने इस फंड को लॉन्च किया है, जो कि फार्मा और हेल्थ केयर फंड है। यानी कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज, चाहे वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हो या एक्सपोर्ट्स वगैरह के लिए हो, उसमें जो कंपनीज हैं उसमें ये इन्वेस्ट करेगा। साथ साथ में जो हेल्थ केयर सर्विसेज की कंपनी होती हैं, चाहे वो डायग्नोस्टिक सर्विसेज हो जैसे कि लैब वगैरह होती हैं, या हॉस्पिटल्स हो, या रिटेल फार्मेसी जैसे कि मेड प्लस वगैरह या पोलो फार्मेसी होती है, इन सब में ये इन्वेस्ट करेंगे। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम होगी, यानी कि कभी भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी आप इसमें निकल सकते हैं। और ज्यादातर जो पैसा है वो फार्मा और हेल्थ केयर कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। ये फंड 14 सितंबर को ओपन हुआ था और ये 28 सितंबर तक ओपन रहेगा। तो अगर आप इस नए फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 28 सितंबर तक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये डेडलाइन मिस कर दी तो आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये रीओपन हो जाएगा 5 बिजनेस डेज में सितंबर 28 के बाद, और उसके बाद आप सेकेंडरी मार्केट में भी इस फंड को खरीद बेच सकते हैं। इसमें अगर आपने इन्वेस्ट करना है डायरेक्टली, तो 100 रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी। उसके बाद 1 रुपए के मल्टीपल पे, यानी कि 101, 102 रुपए, जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। कोई भी इसमें अपर लिमिट नहीं है। और अब अगर बात की जाए कि भाई मैं इस फंड में इन्वेस्ट क्यों करूं, तो उसका रीजन ये है कि अगर आप फार्मा और हेल्थ केयर की बात करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है ग्रोथ का। जैसे कि हेल्थ केयर स्पेंड अगर हम अपनी परसेंटेज ऑफ जीडीपी की टर्म्स में देखेंगे तो भारत का जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, और जो दूसरे देशों का परसेंटेज है वो काफी ज्यादा है। तो भारत में डेफिनेटली स्कोप है कि आगे ग्रोथ हो सकती है। इसके अलावा अगर हम हॉस्पिटल बेड्स की बात करें तो जहां पे 10,000 लोगों के ऊपर 15 बेड्स हैं भारत में, वहीं रशिया में 71, चाइना में 43। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा ग्रोथ का स्कोप है। मेडिकल टूरिज्म की बात की जाए, यानी कि जो दूसरे देशों से भारत में लोग इलाज कराने आते हैं, उसमें भी लगातार पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि देखी जा रही है। यूएस एफडीए की जो अप्रूव्ड फैसिलिटी है फार्मा वाली, वो भी यूएस के बाद भारत में नंबर 2 पे हैं। इवन आप दूसरे देशों में चाइना, इटली, जर्मनी और दूसरे देशों में देखोगे तो काफी कम यूएस एफडीए अप्रूव्ड फैसिलिटी हैं। तो यानी कि फार्मा कंपनीज में काफी ज्यादा स्कोप है। इसके अलावा एल्डरली जो पॉपुलेशन है भारत में, 2026 तक माना जाता है कि जो आज की डेट में आपको 10% दिखेगी, वो बढ़कर के 13% हो जाएगी। और जब लोग ज्यादा एजेड होते हैं तो उनके मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे स्कोप है। और जो एज है वो भी लगातार बढ़ रही है। जहाँ 1960 में लोग 40 से 50 साल की उम्र एवरेज जीते थे, आज की डेट में वो लगभग 70 साल जीते हैं। तो ज्यादा जिएंगे तो ज्यादा हेल्थ केयर पे खर्चा होगा। तो इससे साफ साफ पता लगता है कि भारत में जो फार्मा और हेल्थ केयर कंपनीज हैं उसमें ग्रोथ का स्कोप है। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे में भी अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है। तो इसका जो असेट एलोकेशन है वो कहाँ पे किया जाएगा, तो 80% मिनिमम जो आपका पैसा है, यानी कि जो भी पैसा आप लगाएंगे उसका 80% या तो फार्मा या हेल्थ केयर कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। बाकी का जो 20% है वो दूसरी कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, या पूरा का पूरा 100% हेल्थ केयर और फार्मा इंडस्ट्री में भी किया जा सकता है। इसके अलावा मैक्सिमम 10% रीट और आईएनवीआईटी जो होते हैं उसमें भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। जो डेट फंड्स वगैरह होते हैं उसमें बाकी का 20% किया जा सकता है। और यूनिट्स ऑफ जो म्यूचुअल फंड होती है उसमें 5% मैक्सिमम किया जा सकता है। यानी कि ज्यादातर पैसा आपका हेल्थ केयर और फार्मा कंपनीज में होगा। लेकिन अगर जो फंड मैनेजर है उसको लगेगा कि भाई इसमें थोड़ा अभी पैसा पूरा लगाने का टाइम नहीं है, तो वो बाकी का जो 20% है वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई एक्चुअली में मेरा पैसा किन किन कंपनीज में लगाया जाएगा, क्या वो सेफ कंपनीज हैं, तो अगर ओवरऑल यूनिवर्स की बात की जाए जहां पे आपका पैसा लगाया जा सकता है,
तो ये जो फंड है ये अपना बेंचमार्क करेगा एसएनपी का जो बीएससी हेल्थ केयर फंड है उसको लेकर के। तो उस फंड का अगर देखा जाए तो वो 99 जो हेल्थ केयर और फार्मा रिलेटेड कंपनीज हैं उसमें अपना पैसा लगाते हैं। तो आपका पैसा भी कहीं ना कहीं इन्हीं कंपनीज में लगा होगा, जिसमें कि 71 फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, 14 हॉस्पिटल्स हैं, और इसके अलावा 6 हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर हैं, और कुछ हेल्थ केयर रिसर्च, मेडिकल इक्विपमेंट और बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज भी हैं। बट ज्यादातर पैसा आप देखेंगे कि फार्मा और हेल्थ केयर रिलेटेड कंपनीज में होगा। लार्ज कैप 6 कंपनीज हैं, मिड कैप 14 हैं और स्मॉल कैप 79 है। तो आप देखेंगे कि सभी जो सेक्टर की कंपनीज में आपका पैसा लगेगा। इसके अलावा अगर रिटर्न की बात की जाए, 31 जुलाई 2023 का ये डेटा है, उसमें अगर आप एक साल की रिटर्न देखें डिविडेंड वगैरह मिला करके, तो आपको 22.1% रिटर्न मिली है, जो कि सेंसेक्स की रिटर्न से ज्यादा है। इसके अलावा अगर 5 साल में देखें तो 15% पर एनम के हिसाब से, और 15 साल में भी 14.3% पर एनम के हिसाब से हेल्थ केयर ने रिटर्न दी है। तो ओवरऑल इसने लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में दोनों ही में सेंसेक्स से बेटर रिटर्न दी है। और अगर स्पेसिफिक कंपनीज की बात की जाए, तो जैसे मैंने बोला अप टू 99 कंपनीज में आपका पैसा लगाया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर पैसा जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, या इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स हैं, अपोलो हॉस्पिटल हो गए, मैक्स हेल्थ केयर, तो इन कंपनीज में आपका पैसा आप लगते हुए देखेंगे। इसके अलावा अगर स्कीम डिटेल की बात की जाए, तो जैसे मैंने बताया ये ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम होगी, तो कभी भी आप पैसा लगा सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। इसके अलावा ये बेंचमार्क करेगी अपना एसएनपी बीएससी हेल्थ केयर इंडेक्स को। निखिल माथुर इसके फंड मैनेजर होंगे, और डायरेक्ट और रेगुलर प्लान दोनों अवेलेबल होंगे, लेकिन ऑब्वियसली आपको डायरेक्ट प्लान में लगाना चाहिए। इसके अलावा आपके पास ग्रोथ, डिविडेंड सभी प्रकार की ऑप्शन होगी, लेकिन डेफिनेटली आपको ग्रोथ में ही लगाना चाहिए। 100 रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद 1 रुपए के मल्टीपल पे आप कितना भी पैसा लगा सकते हैं। अपर लिमिट कुछ भी नहीं है, एंट्री लोड कुछ नहीं होगा। हालांकि 1 साल के अंदर अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगाया जाएगा, लेकिन अगर 1 साल के बाद करते हैं तो आपके ऊपर कोई एग्जिट लोड भी नहीं होगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या हमें इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो मेरा ये मानना है कि आपको सभी सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी काफी सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टेड हैं और क्या आपको एडिशनल पैसा इसमें लगाना चाहिए, तो उसके लिए अगर आप पिछले 1 साल में डिफरेंट जो हमारे सेक्टर्स हैं, जैसे कि एफएमसीजी हो गया, बैंक हो गया, फार्मा, आईटी और ऑटो इंडेक्स की परफॉर्मेंस देखेंगे, तो जहां पे एफएमसीजी ने 17.5% के हिसाब से रिटर्न दी है, वहीं बैंक ने 15.5%। लेकिन जो फार्मा का सेक्टर है उसने लगभग 21% की रिटर्न दी है, आईटी ने 23% की, क्योंकि आईटी में हाल फिलहाल में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। इसके अलावा ऑटो ने सबसे बढ़िया 29% की पिछले 1 साल में रिटर्न दी है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ऑलरेडी अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो नए पैसे के लिए आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, क्योंकि फार्मा सेक्टर ऑलरेडी 21% बढ़ चुका है, तो हो सकता है कि थोड़ी सी इसमें करेक्शन आए, या थोड़े टाइम तक आप देखेंगे इसमें कोई खास ग्रोथ नहीं आती। तो थोड़े टाइम बाद अगर आप ठीक ठाक करेक्शन आती है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अदरवाइज मुझे बैंकिंग जो सेक्टर है वो इस टाइम ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत अभी हाल फिलहाल में देखेंगे तो आप गिरावट भी आई है। तो इसमें आप इन्वेस्ट करना मेरी राय में ज्यादा बेटर होगा। लेकिन अगर आपकी जो हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर है उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, और फिर भी आप सोचते हैं कि ये सेक्टर आपको अच्छी ग्रोथ देख सकता है, तो आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्या इसके कुछ ऑल्टरनेटिव हैं? डेफिनेटली। जैसा कि एचडीएफसी ने अभी अपना हेल्थ केयर और फार्मा फंड निकाला, इससे पहले भी बहुत सारे फंड हाउसेज हैं जिनके ऐसे फंड आते हैं, चाहे वो डीएसपी हो, आईसीआईसीआई हो। इसमें आप एक्सपेंस रेशो देख सकते हैं। तो लगभग जो एचडीएफसी की भी एक्सपेंस रेशो है वो लगभग 1% के आसपास आप मान सकते हैं कि निकल के आएगी, क्योंकि जो भी इनके जो पीयर ग्रुप हैं वो लगभग 1% के आसपास, या बल्कि जैसे यूटीआई 1.39% भी चार्ज करता है। तो इसकी जो एक्सपेंस रेशो है वो ज्यादा होगी। तो उसमें भी अगर आप म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे कम तो आईटीआई फार्मा और हेल्थ केयर फंड की है, लेकिन ये बहुत ही एक छोटा फंड है। तो 500 करोड़ मुझे लगता है कि मिनिमम किसी फंड में होना चाहिए, तभी लिक्विडिटी ठीक रहती है। तो मेरे हिसाब से मिराए का जो असेट हेल्थ केयर फंड है
वो ज्यादा अट्रैक्टिव है, जिसमें कि एक्सपेंस रेशियो भी बढ़िया है और जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो भी अच्छी खासी है। तो लिक्विडिटी भी मिलेगी और आपके खर्चा भी कम होगा। तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी की बजाय आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड है मिराए का, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन और भी ज्यादा अगर आप एक्टिव हैं, जैसे कि डीमैट अकाउंट है, आप मार्केट वगैरह को ट्रैक करते हैं, तो कुछ ईटीएफ हैं, हालांकि ये अभी छोटे ईटीएफ हैं, क्योंकि आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल का जो हेल्थ केयर ईटीएफ है उसका एयूएम 80 करोड़ है, आदित्य बिरला का 32 करोड़ और एक्सिस का 14 करोड़। तो बहुत ही छोटे हैं, लेकिन इसमें आपको एक्सपेंस रेशियो आप देखेंगे कि काफी कम है। तो मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल जो हेल्थ केयर ईटीएफ है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप थोड़े से एक्टिव हैं। लेकिन अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो आप मिराए का असेट जो हेल्थ केयर फंड है वो ज्यादा मुझे बेटर लगता है वर्सेस एचडीएफसी का जो नया एनएफओ है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।